भारत की परंपरा है कि शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। मैं विनम्र निवेदन करती हूं अतिथि गणों से, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कृपया दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। हम अपने बाकी अतिथि गणों का भी स्वागत करते हैं। बुलाना चाहेंगे श्री संजय कुमार जी को, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री अनिल मलिक जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री लव अग्रवाल जी। श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। तालियों की गड़गड़ाहट से इस हॉल को गूंजता रखिएगा। दीप प्रज्वलन केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का संदेश भी होता है। जैसे ये दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ये पहल आने वाली पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करेगी। मैं सभी अतिथि गणों से अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के लिए। श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। आप सभी का धन्यवाद। अतिथि देवो भव। अब अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार हम शुरू करते हैं और आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि वे हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट करें। ससम्मान माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रखिएगा। जोरदार तालियां हमारे मंत्री जी के लिए। और अब मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक जी से आग्रह करूंगी कि वे हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट कर ससम्मान माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। और अब मैं श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि वे हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मान करें संजय कुमार जी का। और आगे बढ़ेंगे और अब हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपर सचिव श्री लव अग्रवाल जी से आग्रह करते हैं कि वे हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट करके सम्मान करें हमारे अतिथि अनिल मलिक जी का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री अनिल मलिक जी। बेहद धन्यवाद आप सभी अतिथिगणों का। नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत के भविष्य की शुरुआत उसके सबसे छोटी उम्र के नागरिकों यानी कि बच्चों से होती है
और उस भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमें एक नई दिशा दी है, एक समग्र, समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण जहां शिक्षा, पोषण और देखभाल एक साथ चलते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मिलकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ को-लोकेशन यानी कि सह स्थान। इस कार्यक्रम में इससे संबंधित दिशा निर्देशों का शुभारंभ किया जाएगा। तो चलिए इस ऐतिहासिक अवसर पर शुरुआत करते हैं उत्साह और गर्व से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी को, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से। कृपया मैम, आपसे निवेदन है कि स्वागत भाषण प्रस्तुत कीजिएगा। जोरदार तालियां हो जाएं मैम के लिए। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को मेरा नमस्कार। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिव श्री संजय कुमार जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव श्री अनिल मलिक जी, अपर सचिव श्री लव अग्रवाल, दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि, हमारे प्रिय शिक्षकगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सभी उपस्थित जन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम सभी यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों के साथ सहस्थान संबंधी दिशा निर्देशों के विमोचन के लिए एकत्र हुए। पिछले लगभग 2 वर्षों के दोनों डिपार्टमेंट्स के अथक प्रयासों के साथ इन दिशा निर्देशों को साकार रूप प्राप्त हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज ये दिशा निर्देश हमारे सामने है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों में लाने की पहल को जमीनी स्तर पर लागू करने का रास्ता दिखाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की दूरदर्शिता और सतत नेतृत्व से यह प्रयास साकार हुआ है। साथ ही स्कूल शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा आकांक्षी मार्गदर्शन ने इन दिशा निर्देशों को मूर्त रूप दिया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उस सोच को आगे बढ़ाता है जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा को बच्चों के सीखने की मजबूत नींव माना गया है। 5+3+3+4 इसकी नई संरचना में 3 वर्ष की स्कूल पूर्व शिक्षा को शामिल कर बच्चों के जीवन में आनंदमय और सार्थक शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। निपुण भारत मिशन और पोषण भी पढ़ाई भी अब इन सस्थित आंगनवाड़ी और विद्यालय में हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जब इन दिशा निर्देशों का सही असर तभी दिखेगा जब इन्हें धरातल पर पूरी ईमानदारी और मजबूती से लागू किया जाए। विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ जुड़ने से न केवल बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ मिलेगी, बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, समुदाय की भागीदारी में बेहतरी आएगी और प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक की पढ़ाई भी आसान बनेगी। आइए हम सब मिलकर हर बच्चे को जीवन की बेहतरीन शुरुआत देने और विकसित भारत 2047 के निर्माण का संकल्प लें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपका स्वागत भाषण हमें ये स्मरण कराता है कि शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में हम सबकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उनके शब्द, आपके शब्द हमें इस अभियान के और दृढ़ विश्वास से जुड़ने का प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक जी को कि वे अपने विचार हम सब के समक्ष रखें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें सचिव महोदय का। थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मेरे सीनियर कोलीग सेक्रेटरी डोसल और बाकी कोलीग्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, आज हम आंगनवाड़ी और स्कूल, प्राइमरी स्कूल के को लोकेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको लॉन्च करने के लिए माननीय मंत्री महोदय, दोनों मंत्री महोदयों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आंगनवाड़ी 6 महीना से 6 साल तक के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन, हेल्थ और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का माध्यम है। वन ऑफ द मेन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस
ऑफ द कंट्री है। करीबन 14,02,000 आंगनवाड़ियाँ हैं, 14,02,000 के करीब आंगनवाड़ी कंट्री में है। बट आंगनवाड़ी क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन पोषण भी पढ़ाई भी के थ्रू देती है, लेकिन उसका स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से 9 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं कंट्री में, जहाँ पे ग्रेड 1 है 9,16,000 के करीब। उनसे क्या वास्ता हो, किस तरह वास्ता हो, दोनों कैसे जुड़ें, उसकी कोई सिनर्जिस्टिक एंड कन्वर्जेंट गाइडलाइंस नहीं थी। अब माननीय मंत्री महोदय एजुकेशन और माननीय मंत्री महोदय WCD दोनों ने फैसला किया कि कन्वर्जेंस कराया जाए, दोनों को मिलाया जाए कि क्योंकि फील्ड में कई जगह पे ये फीलिंग आ रहा था कि आंगनवाड़ी का काम थोड़ा अलग है और उनका ऑर्गेनिक लिंक स्कूल एजुकेशन से नहीं था। उस लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि बच्चे को आंगनवाड़ी में जब छोटा बच्चा रहता है उसमें उसका खाने पीने का, स्वास्थ्य का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। जब वो 3 साल से 6 साल के बीच में आता है तो थोड़ा सा उसमें पोषण भी, पढ़ाई भी, तो हमारा कार्यक्रम है जो आधारशिला के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन उसमें उसके बाद क्या होगा, बच्चे का पूरा लाइफ कंटिन्यूम में कैसा देखा जाएगा, कौन से स्कूल में गया, उस स्कूल में क्या परफॉर्मेंस रही, तो इसका कोई ऑर्गेनाइज तरीके से लिंक नहीं था। तो ये गाइडलाइंस स्कूलों को आंगनवाड़ी से जोड़ती हैं। करीबन 2,90,000 के करीब आंगनवाड़ी आज भी ऐसी हैं जो कोलोकेटेड हैं, स्कूलों के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी 11 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका मैपिंग या कोई लोकेशन नहीं हुआ है। तो इन गाइडलाइंस में ये सारे प्रोविजंस किए गए हैं, जो कि बहुत मेहनत के बाद ऑफिसर्स ने, दोनों महकमों के और माननीय मंत्री साहिबान के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये पूरा किया है। आंगनवाड़ी क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, तो उनके बच्चों को भी प्री प्राइमरी एजुकेशन मिले, जो कि नई शिक्षा नीति का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 2030 तक नॉट ओनली यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो तो हो गया मोर और लेस, लेकिन व्हाट अबाउट बिफोर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 5+3+3+4 का फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया कि पहले फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की, जिनमें 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल प्राइमरी। इन 5 साल में बच्चे का जो मेन विकास है वो कैसे चल रहा है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कैसे हैं, उसके IQ किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, तो वो सारे को भुनाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा उन्हीं बच्चों पे डिपेंड करता है। विकसित भारत जो हम कहते हैं 2047, माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब की क्लैरियन कॉल है हम सब के लिए, उसको अचीव करना है तो हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की गाइडलाइंस उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इन गाइडलाइंस में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो स्कूल टीचर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आंगनवाड़ी के CDPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, तो उनके कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, कैसे सर्विसेज देनी है, उस सब के लिए गाइडलाइंस हैं। और दे कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ऑल्सो, स्टेट्स अपने हिसाब से उनको चेंज भी कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको और सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और माननीय मंत्री महोदय साहिबान का, हमारे मैडम मिनिस्टर और ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों महकमे इकट्ठा चले, इकट्ठे काम करें, ये आज लिया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार फिर से करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिएगा। सर, आपके विचारों से इस पहल की महत्ता और प्रभाव स्पष्ट हुआ है। श्री अनिल मलिक जी ये स्पष्ट कर सकते हैं, कर दिया है उन्होंने अपनी बातों से, कि बच्चों के पोषण और देखभाल का महत्व उतना ही है जितना कि शिक्षा का। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि स्वस्थ और शिक्षित बचपन ही सशक्त भारत का आधार है। चलिए अब हम निवेदन करते हैं श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से, कि वे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करें। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय महिला एवं बाल विकास योजना मंत्रालय,
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे सहयोगी श्री अनिल मलिक जी, सचिव बाल विकास योजना विभाग मंत्रालय, अपर सचिव श्री लव अग्रवाल जी, हमारी सहयोगी श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी, यहाँ दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आंगनवाड़ी इकोसिस्टम की सभी हमारी सहायिकागण, हमारे सभी शिक्षकगण जो प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाते हैं, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सदस्य हैं, मीडिया के साथीगण, देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत ही शुभ मैं कहूंगा, क्योंकि दो मंत्रालय एक साथ आकर के एक संयुक्त साझा प्रयास के माध्यम से देश के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से बेहतर सेवा दी जाए, उसका एक ये बहुत ही अनूठा प्रयास है। और आज गाइडलाइंस फॉर कोलोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विथ स्कूल्स, दोनों माननीय मंत्री जी के कर कमलों से इसका विमोचन किया जाएगा ताकि पूरे देश में इसे कार्यान्वित किया जा सके। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ऊर्जान्वित युवा देश के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब ये यात्रा शुरू हो उन लोगों से जो एकदम शिशु हैं। और ये बात उन्होंने 11 सितंबर 2020 में कही थी। आज उसे एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने बताया कि क्या कुछ इस कोलोकेशन में है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसने पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 कहा है। 3 साल प्री प्राइमरी, कक्षा 1 और 2, ये 5 वर्ष जो है ये हमारे बच्चों की जिंदगी में और देश की जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी दरमियान मस्तिष्क का विकास हो रहा है और बुनियादी शिक्षा और अंक ज्ञान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंशा क्या है? मंशा है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो जो 3 वर्ष से ज्यादा का हो और हमारे प्री प्राइमरी में न हो, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो या हमारे विद्यालयों में हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचिंग एट राइट लेवल की बात करती है, यानी कि जब आप कक्षा 1 में आए तो आपकी उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। और जी हम GER और NER की बात करते हैं, हमारी कोशिश यह है कि GER और NER एक ही हो जाए, यानी कि हर क्लास में एज अप्रोप्रिएट बच्चे पढ़े और इससे शिक्षा ग्रहण करने में और बाकी सब चीजों के लिए भी मदद मिलेगी। 3 जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। पोषण होना चाहिए जो आंगनवाड़ी में प्राप्त हो रहा है, अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए, वो भी हमारे आंगनवाड़ियों में दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ शिक्षा होनी चाहिए जो आंगनवाड़ी में भी रहे और हमारे स्कूलों में भी रहे। हर बच्चा जो क्लास 1 में आए, चाहे वो कोई भी पाथवे से आए, हो सकता है कि वो 3 साल आंगनवाड़ी में रह करके आए, 2 साल आंगनवाड़ी और 1 साल हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में आकर के आए, लेकिन जब वो कक्षा 1 में आए तो उसका लर्निंग लेवल 1 होना चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है। और जब बच्चा यदि 3 वर्ष आंगनवाड़ी में रहता है या 2 वर्ष आंगनवाड़ी में रहता है तो हमें उसे ट्रैक करके सुनिश्चित करना है कि वो अपने निकटतम स्कूल में जो भी उसके घर के आसपास हो वो निश्चित रूप से वहां पर जाए। हमारे पास 2 डेटाबेस हैं। आप पोषण ट्रैकर के माध्यम से अपने बच्चों को कैप्चर करते हैं और हम यूडाइस प्लस के द्वारा करते हैं। इन दोनों डेटाबेसेस को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल करने की जरूरत है ताकि हम हर बच्चे को ट्रैक कर सकें। स्कूली शिक्षा में हम अपने बच्चों को एक अपार आईडी दे रहे हैं, जिसे हम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आईडी को यदि हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पास भी आ जाएगा, तो बच्चों को ट्रैक करने में हमें सहूलियत होगी। हम लगातार UIDAI के साथ बात कर रहे हैं और हमने उनसे अनुरोध भी किया है कि जब बच्चा पैदा होता है और सिविल रजिस्ट्रेशन में उसका
पंजीकरण होता है, तो यदि यूआईडीआई और सिविल रजिस्ट्रेशन के डेटाबेसेस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसी समय एक यूनिक नंबर दिया जा सकता है, और ये यूनिक नंबर उस बच्चे के साथ उसके पूरी जिंदगी में रहे। वो जब आंगनवाड़ी में रहे तो पोषण ट्रैकर के माध्यम से उसको ट्रैक किया जाए, और जब हमारी सिस्टम में आ जाएगा तो उसी को हम अपार में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि एक लंबी अवधि तक ऑन अ सिंगल पॉइंट वन आइडेंटिटी के आधार पर हम आपकी ट्रैकिंग कर सके। ये हमारे लिए ये, जैसा कि सचिव महोदय ने बताया भी कि हमारे यहाँ ऑलरेडी लगभग 2,90,000 कोलोकेटेड स्कूल्स हैं, और हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो आंगनवाड़ी हैं वो कोलोकेटेड। 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं और लगभग 9 लाख से ज्यादा कुछ ऐसे हमारे पास स्कूल हैं जिनमें क्लास 1 है। तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, और जहां कोलोकेशन पॉसिबल नहीं हो वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र को निकटतम जो प्राथमिक विद्यालय है उसके साथ हम यदि टाई अप कर दें तो हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि कोई बच्चा इस ट्रांजिशन के दौरान में ड्रॉप नहीं हो सके। और ये जो कोलोकेशन की बात कही जा रही है, ये गाइडलाइंस की बात कही जा रही है, ये उसके हर पहलू पर विचार करके हर बिंदुओं को इसने निरूपित किया है। अभी हमारी बात सचिव महोदय से हो रही थी, और हम कोशिश करेंगे कि आज जब माननीय मंत्रियों के कर कमलों से इसका विमोचन हो जाए तो हम एक बार राज्य के स्तर पर सभी जो WCD के सेक्रेटरीज हैं राज्यों में और जो हमारे शिक्षा सचिव हैं उनकी एक संयुक्त बैठक करके उनको हम इससे पूरी तरीके से वाकिफ कर सके, ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें गति मिल सके और हम उसको तेजी से कर सके। अंततः आप स्वस्थ रहेंगे, पोषण के साथ पढ़ाई भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप शिक्षा ग्रहण करने में अच्छा कर पाएंगे। एक बिंदु और मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भी कहती है कि जब शुरुआती दौर पर जब पढ़ाई हो तो वो उस भाषा में हो जो बच्चे अपने घर पे बोलते हैं, और इसके लिए मैं समझता हूं आंगनवाड़ी तो अहम है ही। हमें अपने स्कूलों में भी हम कर रहे हैं कि बच्चा उसी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करे, ताकि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर हो सके। तो ये कई प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी हमेशा लगता है कि दो विभागों को, दो मंत्रालयों को एक साथ आकर के सामूहिक दृष्टिकोण से कार्य करने में जो हमारे पास कुछ बाधाएं थी उसको हम लोगों ने दूर किया है, और ये आने वाले दिनों में विकास के लिए एक नया टेम्पलेट भी हम लोगों ने स्थापित किया है। मैं समझता हूं कि इसके बड़े शुभ संकेत होंगे। आपके पास नवचेतना है, आधारशिला है। हम लोगों ने भी FLN के लिए जादुई पिटारा बनाया है और ई जादुई पिटारा बनाया है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हर खेल के साथ, हर टॉय के साथ एक कॉम्पिटेंसी को मैप किया गया है, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये कॉम्पिटेंसी राज्यों के अनुसार चेंज भी कर सकती है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी वही रहेगी लेकिन टॉयज बदल सकते हैं, या पढ़ने का जो तरीका रह सकता है वो बदल सकता है, लेकिन उसको उसी प्रकार के कॉम्पिटेंसी पर मैप करने की आवश्यकता है। तो अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक हिंदी में एक हम लोग कहावत सुनते थे कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। तो ये सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, और ये तब होगा जब हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहीं बेहतर ढंग से हम कर सके। निपुण भारत मिशन जो हमने 21 जुलाई 2021 को चालू किया है, इसके बड़े ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और जब असर ने भी अपना रिपोर्ट निकाला और हमारा जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो हमने परख के माध्यम से 2024 में किया, दोनों में हमने पाया है कि अच्छे परिणाम लर्निंग आउटकम्स के हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसे और बेहतर करने की जरूरत है, और संयुक्त प्रयास से मुझे पूरी आशा है कि हम इसे और बेहतर कर पाएंगे। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि द इजी पार्ट इज टू come out with a guideline, but the difficult part is to give shape to its implementation in all seriousness and in all earnestness. और मैं अपने दोनों माननीय मंत्रियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम और WCD मिलकर के इसे पूर्ण रूपेण इसका इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। आपके वक्तव्य ने इस पहल की दिशा को और भी मजबूती दे दी है। आपके विचारों से ये समझ आता है कि शिक्षा की निरंतरता तभी सफल होगी जब आंगनवाड़ी से विद्यालय तक बच्चों की यात्रा सरल और सहज होगी। तो चलिए, अब समय है उस पहल को और भी गहराई से जानने का जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सभी एक फिल्म के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के सह स्थान यानी को लोकेशन के महत्व को देखें। सोचिए, जब हमारे बच्चों को शिक्षा, पोषण और देखभाल सब कुछ एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मिल जाए तो उनका भविष्य होगा कितना मजबूत और सुरक्षित। यही साकार किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। मैं शिक्षकों और अभिभावकों सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें खुली उड़ान देने का मौका देना ही होगा। उनके भीतर आत्मविश्वास भरना है ताकि वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने का साहस कर सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने की पहल शुरू की है। मतलब एक ही परिसर में बच्चों के लिए पोषण, प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा सबकी सहज उपलब्धता। आंगनबाड़ी से शुरू होती है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जहाँ खेल, कविताएं और कहानियाँ बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार करती है। पढ़ना तो बच्चा केवल सीखता ही है आंगनबाड़ी में, उसको ना ही वो बोलता है, क्योंकि वो खिलौनों से खेलता है और उन्हीं से फिर वो सीखता है। और हम धीरे धीरे उसको बताते हैं उनकी खिलौनों के माध्यम से, तो इस तरह से वो बच्चा बोल भी नहीं होता और अभिभावकों को अलग अलग चीजें सिखाने के लिए अलग अलग जगह उनको जाना नहीं पड़ता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण की पढ़ाई की जगह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला रूपरेखा बनाए और प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा FLL फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में आगे की पढ़ाई की मजबूत नींव रखी। अब आंगनबाड़ी और स्कूल मिलकर बच्चों को सुरक्षित और समग्र अनुभव देंगे। ये पहल विकसित भारत मिशन और पोषण की पढ़ाई को जोड़ते हुए निरंतर सीखने की राह आसान बनाती है। इस मॉडल की खासियत है भवन की सही योजना, बच्चों के अनुकूल माहौल, साझा गतिविधियां, संयुक्त प्रशिक्षण और समुदाय की भागीदारी। देश भर में इसे अपनाने से बच्चों को बेहतर सीखने का माहौल मिला। अभिभावकों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिली और संसाधनों का प्रभावी उपयोग हुआ। जैसे प्राइमरी और आंगनबाड़ी एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो हमारे लिए संसाधन जुटाने के लिए बहुत काफी हद तक ये सही साबित हुई है, क्योंकि जो लोग प्राइमरी वाले अलग और हम आंगनबाड़ी वाले अलग, जिन चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग में हमारा ज्यादा पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी खर्च होता है। तो अगर हम इस चीज को आधा प्राइमरी आंगनबाड़ी मिलकर करेंगे तो हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमको हमारे समय की भी बचत होगी और उसमें हम अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ये पूरी कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, जिसने ECCE को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक मंच पर लाया। ये पहल केवल भवनों का ही कोलोकेशन नहीं है, ये विचारों का, नीतियों का और प्रयासों का ही जोड़ है। ये साबित करता है कि जब विभाग साथ काम करते हैं तो बच्चों का भविष्य और उज्जवल होता है। जो बढ़ाएंगे उनको विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देंगे तो और अन्य जो पोषण कार्यक्रम चलाए गए हैं, चाहे आंगनबाड़ी चाहे प्राथमिक वाले में, तो मिलकर के जो है कार्य जो होता है, एकता में जो कार्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। हर बच्चे की मजबूत नींव के लिए आज वे गाइडलाइंस लॉन्च हो रही है जो आंगनबाड़ी और स्कूलों को जोड़कर साथ काम करने की राह दिखाएगी। आइए इस पहल के माध्यम से हर बच्चे को सीखने, बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दें। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एक बार तालियां हो जाएं इस कामयाब पहल के लिए।
ये फिल्म इस तथ्य को उजागर करती है कि जब पोषण, शिक्षा और देखभाल एक ही परिसर में उपलब्ध हो तो बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। और अब समय है दिशा निर्देशों के औपचारिक शुभारंभ का। माननीय अतिथिगण, आप सभी से निवेदन है कि कृपया दिशा निर्देशों का शुभारंभ कीजिएगा। करतल ध्वनि से इस पहल को और भी बेहतर बना दीजिए। बेहद धन्यवाद सर, बेहद धन्यवाद मैम। ये दिशा निर्देश जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहज स्थान प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का रोड मैप प्रदान करते हैं। और अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से कि वो मंच पर आए और मुख्य संबोधन प्रस्तुत करें। करतल ध्वनि से मैम का स्वागत कीजिए। सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण और प्रभावी आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उपस्थित शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार जी, महिला बाल विकास विभाग के सचिव अनिल मल्लिक जी, उपस्थित अवर सचिव अर्चना अवस्थी जी, लव अग्रवाल जी सहित शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित प्रेस मीडिया के सम्मानित साथियों, आज बहुत ही सुखद क्षण है खास करके मेरे लिए कि अक्सर ये हम लोग बात करते थे जब मैं शिक्षा विभाग में थी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के अंदर में शिक्षा विभाग में जब कभी बैठक होती थी तो हम लोग हमेशा NEP 2020 की चर्चा करते थे और उसमें ये बातें आती थी कोलोकेशन की, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी की। तो उसी समय से आदरणीय मंत्री जी के मन में ये भाव था कि ये हम कैसे एक साथ कोलोकेट कर सके और जो NEP का मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम आगे बढ़ा सके। और जैसा हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, और इसी के तहत NEP 2020 उनके सोच का ही ये परिणाम है कि कैसे हम बच्चों को छोटे से लेकर बच्चों को कैसे उनके भाषा में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा या फिर स्किल की शिक्षा हम दे सके। तो इसी के तहत आज का ये लगभग 34 वर्षों के बाद NEP 2020 आया और उसके बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है और अब साथ में महिला बाल विकास मंत्रालय भी जुड़कर आज का जो कोलोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स का आज जो गाइडलाइन आज हमने अभी जो जारी किया है तो उसके माध्यम से कि कैसे हम साथ में मिलकर एक परिसर में पोषण शिक्षा साथ साथ कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा की मजबूत नींव
फाउंडेशनल स्टेज में यानी अर्ली चाइल्डहुड में ही रखी जानी चाहिए। और बहुत से रिसर्च ये साबित भी करते हैं कि बच्चे 6 साल के उम्र तक ही बच्चों का ब्रेन का लगभग 85% ग्रोथ हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शुरुआती 6 वर्षों में ही हमारी ये सोच है कि एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष बल दिया जाए और इसी उद्देश्य के साथ बच्चों के मानसिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में उन्हें सही पोषण और सीखने का वातावरण देना और खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देना, ईसीसी का यही प्रमुख उद्देश्य है। और जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं पाता, वह जीवन के मूल्यों, स्वास्थ्य की समझ और सामाजिक चेतना से भी परिचित होता है। अभी कई ऐसे देश जिनका जो सर्वे है उसके आधार पर, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईसीसीयू को सार्वजनिक सेवा के रूप में अपनाया गया है। और यूनिसेफ के SDG 4 का भी एक लक्ष्य कि गुणवत्तापूर्ण प्री प्राइमरी एजुकेशन तथा यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना है। साथियों, इसे हासिल करने के लिए कई देशों ने ईसीसी को प्राथमिकता भी दी और भारत भी अब इस दिशा में एक ठोस कदम उठा रहा है और इसी का ये परिणाम है कि को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो इसके माध्यम से बहुत ही आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का काफ़ी इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का गाइडलाइंस जैसे ही इस विभाग में मैं आई, लगातार उनका ये प्रयास हुआ और कई बार उन्होंने ये कहा कि कैसे हम लोग इसको कोलोकेशन कर सकते हैं, कैसे इस पर आगे गाइडलाइन, एक जॉइंट गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है। और उनके मार्गदर्शन में ये काम संभव हो पाया और निश्चित रूप से ये हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनका मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलता रहा है कि आगे ये जो एक गाइडलाइन हम लोगों ने अभी जारी किया है बहुत ही अच्छे ढंग से ये आगे भी कार्य करता रहेगा। साथियों, इससे भारत भी इस दिशा में अब ठोस कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें एक मजबूत और मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिसमें स्वतंत्र आंगनवाड़ी, विद्यालयों के साथ को-लोकेटेड आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी सेक्शन और इंडिपेंडेंट प्री स्कूल शामिल हो। और इस संकल्प को आगे बढ़ाने का सबसे व्यवहारिक और दूरदर्शी तरीका है कि आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का को-लोकेशन करना। आज हमारे पास लगभग 14,02,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र है और 9,16,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें से लगभग 2,90,000 आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही को-लोकेटेड हैं। और यह आंकड़ा हमारी सामूहिक शक्ति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद और विश्वास का भी प्रतीक है। और अब इसको गति देने के लिए हमें समान नियम और ऑपरेशनल क्लियरिटी सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए आज हम यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों की को लोकेशन के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए और ये पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों का संगम है। आंगनवाड़ी का आंगन और विद्यालय का प्रांगण मिलकर बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कैंपस बनाते हैं, जहां हर बच्चे को सुरक्षा, ज्ञान और पोषण का समुचित वातावरण प्राप्त होगा। साथियों, इन दिशा निर्देशों ने, आज जो दिशा निर्देश हमने जारी किया है, इस दिशा निर्देशों ने मुख्यतः 3 लक्ष्य इसमें रखा है कि पहला लक्ष्य है हर इनरोल्ड बच्चा आंगनवाड़ी से सहजता के साथ स्कूल में यानी कक्षा 1 में प्रवेश पा सके। दूसरा लक्ष्य आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, जिससे बच्चों को किताबों के साथ साथ जॉयफुल लर्निंग और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर FLN के मजबूत आधार के साथ हर बच्चा बिना रुके उच्चतर कक्षाओं तक पहुंचकर
सफलता का नया आकाश छू सके। और साथियों, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो ये महिलाओं के नेतृत्व में विकास और महिलाओं की भागीदारी भी, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो अभी जैसे हमने अभी एक फिल्म के माध्यम से भी हमने देखा कि जो बहनें जो बता रही हैं, तो उसमें कामकाजी महिलाएं जो एसएचजी से जुड़ी महिलाएं हैं, अपने बच्चों की देखभाल और दैनिक काम के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो काम है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको विवश हो जाती हैं काम छोड़ने के लिए कि बच्चों का देखभाल करे या फिर वो काम करने जाए। तो इसी स्थिति को देखते हुए कि उनका आजीविका भी ना छूटे और बेहतर ढंग से वो काम भी कर सके, तो आंगनवाड़ी सेंटर जो कोलोकेटेड है, आंगनवाड़ी सेंटर के साथ साथ कई क्रेजेस भी चल रहे हैं, जिसके माध्यम से कि अब हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए ये सुविधा हो सके और बिना आजीविका छोड़े वो काम कर सके, ताकि देश के अंदर जो एक लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें व्यक्तिगत रूप से उनके विकास में बाधा ना हो और देश की प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान न पहुंचे। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। और अब एक इंटीग्रेटेड हम लोग जो बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य एक ही स्थान पर मिल सके, इसके लिए भी महिलाएं निश्चिंत होकर अपने कार्यस्थल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे सके, इस पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी ये एक योजना तैयार की गई है। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पहला शिक्षक माँ ही होती है और माँ के साथ साथ पहला शिक्षक उनका परिवार भी होता है। तो इसलिए विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की कोलोकेशन को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ हम ये आग्रह करेंगे अभिभावकों को भी, माता पिता को भी, उनका भी सहयोग और समुदाय का सहयोग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अपेक्षित है। और लगातार इस तरह के कार्यक्रम को, जहां समुदाय आधारित कार्यक्रम को जिस तरह हम लोग देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आह्वान किया जाता है और आह्वान एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है, तो निश्चित तौर पे आज एक के बाद एक, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो निश्चित तौर पर इसको भी समुदाय आधारित समुदायों का इसमें भागीदारी बहुत ही अहम हो जाती है और तभी हम इसको और बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ एक छत के नीचे होने से हमारे बच्चे भी बहुत ही अच्छे ढंग से जब आंगनवाड़ी केंद्र में आएंगे, तो आंगनवाड़ी केंद्र के बाद उन्हें जब विद्यालय जाना होगा तो बिना किसी हिचक वो अच्छे से वो विद्यालय में भी जा सकते हैं और उसी तरह से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरा करते हुए हम बच्चों को खुली उड़ान देने के लिए एक नया मंच भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें हर माँ की ममता, हर बच्चे की मुस्कान और हर शिक्षक की प्रेरणा शामिल है। साथियों, आइए हम सब मिलकर जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस लक्ष्य के नींव को मजबूत करें। और जैसा मैंने पहले ही हमने कहा कि बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट छोटे उनके 6 वर्ष के आयु में ही होता है, तो ये आवश्यक है कि जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, उस समय से लेके हम उनके पोषण का सही ध्यान रखते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो विकसित भारत के निर्माण में, नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका होगी, ताकि स्वस्थ बच्चे जन्म ले और उसके बाद उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छे तरीके से उनका सही ढंग से देखरेख हो सके। तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग निरंतर प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ अभी ये कोलोकेशन होने के बाद आज के बाद से निश्चित तौर पे हम जहां अमृतकाल की पीढ़ी का हर बच्चा सुपोषित और ज्ञान संपन्न हो, हम अपने समर्पण और सशक्त
क्रियान्वयन से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार और सभी अन्य राज्य की सरकारें भी इसमें मिलकर साथ मिलकर आज का जो ये गाइडलाइन है इसको हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में फिर से हम आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में आज ये संभव हो पाया और लगातार ये आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से आज जो भी इस कार्यक्रम में हमारे आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, हेल्पर हैं या फिर अन्य शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, सभी का हम अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी अपनी अहम भूमिका निभाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर करतल ध्वनि से माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का धन्यवाद कीजिएगा। मैम, आपके शब्द इस कार्यक्रम की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बेसब्री से सुनना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का संबोधन। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव आदरणीय अनिल मलिक जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, महिला एवं बाल विकास विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी आदरणीय लव अग्रवाल जी, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती अर्चना अवस्थी जी, सभी महानुभाव, हमारे निमंत्रण से आए हुए देश के अनेक स्थानों से आंगनबाड़ी की दीदी, स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्कूल शिक्षा के शिक्षयित्री और शिक्षकगण, अन्य दोनों विभागों के अधिकारी मित्रगण, इस सेक्टर से जुड़े हुए अनेक समाजसेवी मित्रगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आज की इस कार्यक्रम के लिए महिला और बाल विकास विभाग को और शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं। अन्नपूर्णा जी ने इसके बारे में उल्लेख किया ही है, फिर मैं उसको दोहराता हूं। आज से 4 साल पहले हम दोनों शिक्षा विभाग में पहुंचे। अन्नपूर्णा जी हमारे शिक्षा राज्य मंत्री की भूमिका में आई, तब से हमारे बीच में जो कामकाज बंटवारा हुई, स्कूल शिक्षा वो दिखती थी और स्कूल शिक्षा में विशेष करके ईसीसी के बारे में और निपुण भारत के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान दे, इनकी दायित्व था। तब हम लोगों ने मिलकर तय किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की बच्चों के बारे में ईसीसी में 2 विभागों को, प्रैक्टिकली 3 विभागों की इसमें दायित्व है। महिला और शिशु विभाग के, शिशु विकास विभाग के साथ मिलकर उन दिनों में उन्होंने कुछ अध्ययन किया था। एक प्रयास हुई थी, एक सामूहिक कुछ स्ट्रैटेजी बने। ये संजोग, सुखद संजोग देखिए, आज स्वयं उस विभाग के प्रमुख मंत्री की भूमिका में काम कर रही है। लेकिन आज मैं इसको इसीलिए 2021 को याद दिलाया, सरकारें ऐसे होती हैं, बाएं और दाहिने हाथ बच्चों को ठीक से आदर करे उसके लिए भी 4 साल लगती है। हम दोनों, और मैं थोड़ा हड़बड़ी में दिखा नहीं, मैं ये को लोकेशन शायद अच्छा शब्द नहीं है। लोकेशन तो आपके पास 14 लाख है, हमारे पास प्राइमरी स्कूल 9 लाख है। दोनों मिलके अभी लगभग 4.5 लाख में को लोकेशन हो गया है। इसके अलावा प्ले स्कूल्स भी है। उसके अलावा कई सारे बच्चे आते ही नहीं, ये हमारी अनुभव है। देश में
इसलिए इसको को लोकेशन की बजाय अगर को प्रोग्राम, को स्ट्रैटेजी, जॉइंट स्ट्रैटेजी कहते तो थोड़ा और पर्याप्त होगा। लेकिन फिर भी आज हम दोनों विभागों ने मिलके एक राज्यों को एक सहायता करने के लिए, क्योंकि सारे इसकी इम्प्लीमेंटेशन राज्य ही करेंगे। हम दोनों पॉलिसी की डिपार्टमेंट है, हम इधर से जो नीति निर्धारण करेंगे, राज्य उसको क्रियान्वयन करेगा। अभी संजय जी ने जो मेरे को सूचना दिया, 36 में से हम लोगों ने कुछ महीने पहले दोनों विभाग की ओर से सचिव स्तर पे हम दोनों ने एक जॉइंट सर्कुलर निकाला था कि क्या क्या करनी चाहिए। तब भी हमने कहा था कि हम एक गाइडलाइन देंगे, आपको काम मिलके करनी चाहिए, एक व्यापक चर्चा करके गाइडलाइन देंगे, ये तय हुई थी। आज 36 में से 31 राज्यों ने और केंद्र शासित इकाई ने इसकी अपने अपने राज्यों में जॉइंट सर्कुलर निकाला है, जॉइंट जियो निकाला है, जिसमें सूचना है कि हम मिलके काम करेंगे। क्योंकि इस बीच में अनेक चर्चा भी हुई, अनेक शंकाएं में भी आई कि क्या आंगनबाड़ी विभाग को शिक्षा विभाग अख्तियार कर लेगी। इससे लेके कई प्रकार की भ्रांति हुई, लेकिन हम लोगों ने डे 1 से हमारी स्पष्टता थी, दोनों की स्पष्टता थी, दोनों मिलके हमारे देश में जो दायित्व है, उस दायित्व की संख्या थोड़ा मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने इसलिए कहा कि इसमें 3 विभाग जुड़ा हुआ है। वास्तविक इसमें से स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है। जो मैंडेट है, एनईपी कहिए और प्री एनईपी कहिए, या इस विषय में जब भी सरकार ने चिंता किया है, उसमें से 3 विभाग से संबंधित काम आती है। हमारी देश में आज गर्भधारण करने वाले और नवजात शिशु के साथ जो माता जुड़ते हैं, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, इनकी संख्या हमारे देश में आज के दिनों में लगभग 1,25,00,000 है। 0 से 3 साल तक, 0 से 3 साल तक हमारे देश में 4.25 करोड़ बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली, इधर उधर थोड़ा हो सकता है। ये दोनों इलाका में हेल्थ और WCD दोनों की कुछ ना कुछ भूमिका है। आज हमारे देश में लगभग बर्थ रजिस्ट्रेशन 100% हो गया है, ऐसा एक मेरा धारणा है। ऐसे कोई बालक और कोई बालिका नहीं छूटती है जो अपने स्थानीय सब सेंटर में जाके प्रेगनेंसी की पहले, डिलीवरी के समय, नहीं तो थोड़ा तुरंत डिलीवरी के बाद जाके हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। लगभग 100% रजिस्ट्रेशन हो पाती है। हमारी संबंध WCD की माता की एडोलेसेंट एज से शुरू होती है, धीरे धीरे आगे जब प्रेगनेंसी आती है, गर्भधारण मां करती है, कोई ना कोई हमारे दीदी उनके घर में पहुंच ही जाता है। पहुंच के उनकी देखभाल करना, उनकी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, यानी बच्चे की स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता हम कर ही लेते हैं। फिर 0 से 6 महीना तक कभी हम मां के माध्यम से बच्चे की चिंता करते ही हैं। फिर 6 महीने से आगे 3 साल तक, जिनकी संख्या मैंने कहा 0 से 3 4.25 बच्चे हैं। फिर आगे 3 से 6 के अंदर हमारे देश में लगभग 4,30,00,000 बच्चे, अभी 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है। स्कूल में जो पहले से ही लगभग 3 लाख को लोकेटेड स्कूल था, आंगनबाड़ी जिसमें आंगनबाड़ी पहले से ही था, फंक्शनिंग अलग अलग था लेकिन एक परिसर में था। और कुछ बच्चे पहले 5 में जाते थे, एनईपी ने कहा कि 6 साल से जाएंगे बच्चे स्कूल में, लेकिन 5 तक भी स्कूल में जाते थे। इसे थोड़ा ओवरलैपिंग करते हुए 1.20 बच्चे, यूनिक बच्चे अभी स्कूल की कैटेगरी में है। प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले स्कूल है शहरों में, इसमें लगभग जो अनुमानिक संख्या है, मलिक जी कह रहे थे, अनुमानिक संख्या उसकी है लगभग 1 करोड़। ये मिला है तो आज हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रेग्नेंट मदर से लेके, पहले प्रेग्नेंट मदर की 1.25 तो मदर को ही गिनेंगे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, ये 1,25,00,000 जिसकी संबंध सीधा उस शिशु से है, इसकी संख्या 12 करोड़ है। उसके अलावा लगभग और 3 से 4 करोड़, 4 से 5 करोड़ बच्चे
जो किसी ना किसी कारण, जो अगर हम बार्थ रेट को अगर कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन की ईयर ऑन ईयर बार्थ नंबर को हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको 0 से हम 6 की कैलकुलेशन करेंगे, हमारी आइडियली बच्चे होनी चाहिए 16 करोड़, 16 करोड़ 17 करोड़ ऐसे कुछ बच्चे होनी चाहिए। पॉपुलेशन जनगणना 2011 की रेफरेंस हम करते हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके जो एक्सपर्ट्स ने नंबर निकालते हैं 16-17 करोड़ होगा। मैं इसीलिए उसको पहले उल्लेख कर रहा हूं कि इसके अर्थ हमारी दायित्व में 17 करोड़ नागरिक है, 17 करोड़ लोगों की देखभाल, हेल्थ, WCD और एजुकेशन, ये तीनों की दायित्व इन 17 करोड़ बच्चों की और माताओं की साथ जुड़ी हुई है। काम क्या करना मैं आपके सामने उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं मानता हूं। इसके लिए हमने अलग अलग अभी भी हेल्थ को कभी एक स्टेज पे मैंने दोनों सचिवों से अपेक्षा करता हूं, हेल्थ सेक्रेटरी महोदय को आपके साथ जुड़ के आप तीनों लोग देश में इसमें उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनानी पड़ेगी, किसने क्या काम करना है। हमारी देश में अगर हम डेवलप्ड कंट्री होंगे तब हम ये कहेंगे हमारी बीच में 4-5 करोड़ बच्चे हैं जिनके बारे में हमें बहुत स्पष्टता नहीं है। ये व्यवस्था शायद बहुत उचित व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले दशकों के अंदर, एक डिकेड्स के अंदर, आने वाले 10 साल 22 साल की पहला 10 साल में हमें कम से कम हमारी गर्भधारण से लेके 6 ईयर 6 तक जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कहीं ना कहीं गिनती में आए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आए, उनकी न्यूट्रिशन, इनकी स्वास्थ्य, उनकी एजुकेशन, ये तीनों विषय में हम पर्याप्त ध्यान दें, ये हमारी दायित्व बनती है। इसके कॉमन स्ट्रैटेजी, कॉमन प्रोग्राम हम बनाएं, ये तो शुरुआत है। शुरुआत में आप सबको मैं बधाई देता हूं। कम से कम इस गाइडलाइन जॉइंट सर्कुलर, उसकी लॉजिकल स्टेप हमने एक कदम आगे गया। कॉमन गाइडलाइन को लोकेशन के नाम पे हम लोगों ने आज निकाला, क्या क्या काम होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसे कैसे हम उसको कार्य करेंगे, उसके बारे में हमने लिखा है। मित्रों, मैं जब आगे थोड़ा 1-2 विषय आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो आने वाले 25, 30, 40 साल कैसे होगा। जो बच्चा आज 6 महीने की है, आने वाले 22 साल में वो 23 साल के अंदर जा रहा होगा। शायद तब उस समय की जो लीडरशिप रहेगी, लीडरशिप यानी सोशल लीडरशिप, लीडरशिप यानी बिजनेस लीडरशिप, लीडरशिप यानी एकेडमिक लीडरशिप, लीडरशिप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना, ये सारे के लीडरशिप जो जाएगा आने वाले 2047 में, वो आज जन्म हो गया है, नहीं तो होने वाला है। जिसकी उम्र आज 5 हो गया है तो वो और एक स्टेप ऊपर रहेगा। जिसकी उम्र अभी 6 हो गया है, कम से कम 1 साल हमारी दायित्व अभी भी है, हमारी दोनों की दायित्व में है। 6 साल में जो बच्चा है वो आने वाले 22 साल के बाद वो हो जाएगा 28 का। शायद तो ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में जा सकता है, जाएगा ही। तब हमारी दायित्व क्या अब हम समझे, विकसित भारत की लक्ष्य तब पूरा होगा जब ये सारे बच्चों की विदाउट मिस, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम अब टेंटेटिव हिसाब करेंगे। हम आने वाले दिनों में भारत की 100% गर्भवती माता और आने वाले नवजात शिशु और स्कूल गोइंग, प्री स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की 100% चिंता करेंगे, तब जाके हम उसको पूरा कर पाएंगे। इसमें कई प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है। राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले प्रोग्राम होगा, भारत सरकार उसकी गाइडलाइन देगी, थोड़ा बहुत फंडिंग भी देगी। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों की है। इसमें मानधन की भी विषय है, इसमें कॉम्पिटेंसी की विषय है, उसमें नॉलेज की भी विषय है। मैं 2-3 चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं अभी पूछ रहा था आंगनबाड़ी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, दीदी बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन। कभी ये जो आपके शब्द लगाते हो दीदी वर्कर, ये वर्कर वाला शब्द कभी आप सोच समझ के थोड़ा उठा ही दोगे तो अच्छा ही होगा। ये वर्कर हमारी समझ की बाहर आती है, दीदी तो है ना, जिस राज्य में जो दीदी की पर्यायवाची उसी को लगा दो। वर्कर क्या होता है, कोई सम्मान की बात नहीं वर्कर से जुड़ती है। हमें इसको आदर के साथ अपनाना चाहिए, इसके बारे में कभी सोचनी चाहिए। ये अभी मैंने सोचा कि आंगनबाड़ी दीदियों की मिनिमम
क्वालिफिकेशन आपने सही मायने में उसको 12वीं रखा है। अच्छी काम क्या, मेरे तो मैं जानता हूं उसमें से बहुत सारे ग्रेजुएट भी होंगे, उनमें सारे सब दीदी लोग स्वीकृति दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पीजी भी किए होंगे। हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर यहाँ बैठे उनमें से आपके वहां तो आपकी 1-2 पीएचडी वाले भी होंगे। हमारी इसमें से और बहुत सारे लोग बाई कंपल्सन नहीं आते हैं। मैं बहुत आपको जो मैं समाज में घूमता हूँ, आंगनबाड़ी दीदियों को मिलता हूँ या मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मिलता हूँ, जब उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछता हूँ, जब मेरे को कोई पीएचडी मिलता है, कोई मेरे को एमए मिलता है, एमएससी मिलता है, मैं थोड़ा आगे उनको पूछता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। मैं 75% मेरा अनुभव है बाई चॉइस आए हैं। जो इस कैटेगरी के लोग आंगनबाड़ी दीदी बने हैं या टीचर बने हैं, ये कोई कंपल्सन में नहीं बने, उनके साथ टीचरों के सामने तो ऑप्शंस और भी होते हैं। जो एमए पढ़ा हुआ दीदी है या बीए पढ़ी हुई दीदी है, उसके सामने इतने मानधन में ऑप्शन और भी है।